नमस्कार प्यारे साथियों। मैं साइमन स्वागत करता हूँ आपके प्यारे से प्लेटफार्म यानी कि डीएमसी क्लासेज पे। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है प्यारे साथियों, वो है क्लास 10th का चैप्टर 3, बोले तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। हम इसके बारे में जानते हैं। पहले इसमें से कितने नंबर का बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। इसमें से मुख्य रूप से 5 या 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 5 या 10 नंबर के बीच से इतना ही क्या बस ये वेटेज रखता है ये चैप्टर। और इसमें से मुख्य रूप से जो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर 6 नंबर वाले आते हैं। 6 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दो सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर जो हमें पढ़ना है। हमें पढ़ना क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या पढ़ना है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। यानी कि सबसे पहले आप लोग देखिए, इस चैप्टर का जो नाम है वो नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। यानी कि इसमें दो चर होंगे। कौन कौन से चर होंगे? या तो हो सकता है एक्स वाई, या हो सकता है ए बी, या हो सकता है यम यन। यानी कि दो चर होंगे। दो चर होंगे इस चैप्टर में। और क्या है? रैखिक। रैखिक यानी कि इनका घात जो होगा हमेशा एक होगा। हम आप लोगों को पिछले चैप्टर में बताए हैं। क्या बताए हैं? वे वे चर जिनके घात वे एक होते हैं उन्हें हम रैखिक बहुपद कहते हैं। वे चर जिनके घात एक होते हैं उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है, पहले समझ लेते हैं हम लोग समीकरण क्या होता है, उसके बारे में आप लोग उसके बाद आप लोग ये देखिएगा। पहले हम जान लेते हैं समीकरण क्या होता है। समीकरण, मान लीजिए आप लोग बहुपद में पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं बहुपद में? तो बहुत सारे पदों को मिलाकर जो बनता है उसी को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। बहुत सारे यानी कि ए हो गया ए एक्स प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है? बहुपद है। क्या है? पिछले चैप्टर हम लोग पढ़े हैं, ये क्या है? बहुपद है। अब इसी के अगर बराबर में करके कोई भी वास्तविक संख्या, वास्तविक कोई भी वास्तविक संख्या आ जाए, इसके बराबर में कोई भी वास्तविक संख्या आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। वास्तविक संख्या यानी कि एक भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है, 1/2 भी आ सकता है, इत्यादि कोई भी संख्या। आज तक जितने हम सारी संख्याएं पढ़े हैं उनमें से कोई भी आ सकता है। यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है, अगर बहुपद के बराबर में कोई भी संख्या लिखी हो तो उसी को हम कहते हैं समीकरण। मान लीजिए यहाँ लिखा है 5, तो ये क्या हो गया? एक प्रकार का हो गया समीकरण। ऐसे ही मान लीजिए लिखा है x+y बराबर 7, ये क्या हो गया? समीकरण हो गया। क्या हो गया? समीकरण। यानी कि बहुपद के बराबर में कोई भी संख्या हो तो उसे क्या कहते हैं? बहु समीकरण कहते हैं, समीकरण। अब आइए हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं? दो चर वाले बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि हमने क्या अभी बोला था? दो चर यानी कि क्या कौन से चर होंगे? एक होगा एक्स और इसमें प्लस का चिन्ह लगा के वाई, और फिर क्या बोला? रैखिक। रैखिक यानी कि इनका घात क्या होगा? एक होगा। और समीकरण अभी हम समझाएं आप लोग को, यदि बराबर में कोई भी संख्या आ जाए, मान लीजिए एक आ जाए, तो क्या हो गया? दो चर वाला, दो चर हो गए। एक चर हो गया एक्स और दूसरा चर हो गया वाई, और इसके बराबर में आ गया एक, यानी कि समीकरण भी हो गया और इसका घात जो है वो एक है। यानी कि दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसे कहते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब हम लोग देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल देखेंगे। क्या देखेंगे? समीकरण। ये क्या लिखा है जी? दो चर वाले रैखिक समीकरण। पहले आप लोग ये बताइए, अभी तक हमने जो बताया, यानी कि हमने क्या बताया? समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण, इनमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। कोई भी दिक्कत नहीं है? तो अब हम लोग देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि यक्स और वाई, यक्स
और y का वह मान और y का वह मान x और y का वह मान जो इन समीकरण को संतुष्ट करे, यानी कि मान लीजिए लिखा ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स क्या लिखा है, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 0, यानी कि x और y का वह मान, x और y का वह मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करे उसी को कहते हैं रैखिक समीकरण का हल। यानी कि मान लीजिए दिया है 5x प्लस 3y बराबर 4। अब इसमें क्या है, पहले x का मान जो दिया है वो दिया x बराबर 2 और y बराबर -2, यानी कि अब इसका हम हल करते हैं। यानी कि 5x की जगह अब x की जगह क्या लिखेंगे 2 और 3 की जगह क्या लिखेंगे -2 बराबर 4। अब देखिए इनका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आएगा, और इनका गुणा करेंगे तो -6 आएगा बराबर 4, यानी कि 10 में से -6 बराबर 4, यानी कि 4 बराबर 4, यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है कि x और y का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करे, यानी कि x और y का वह मान जो इन समीकरण को संतुष्ट करे, यानी कि संतुष्ट कैसे करेगा, क्योंकि इसके बराबर में 4 है तो इसमें अगर हम उसका मान रखें, x और y का मान रखें तो वहाँ भी 4 आना चाहिए, यानी कि ये क्या है संतुष्ट कर रहा है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या हो गया, हल हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब इससे आसान कोई बता सकता है आप लोगों को, बताइए। एकदम आसान से आसान तरीके हम आप लोग को दिन रात मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग को आसान से आसान बताया जाए, ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप लोग पहले लिख लीजिए, अभी यही उदाहरण पहले लिख लीजिए, 2-3 लाइन छोड़ के उदाहरण पहले लिख लीजिए। ये वाला उदाहरण ये मत लिखिएगा, ये हम अभी लिखवा रहे हैं आप लोगों को। ये उदाहरण डाल के वो वाला पहले लिख लीजिए, तब हम लिखवाते हैं आगे। जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से। या तो मन करे तो रहने दीजिए, PDF भेजवा देंगे। तो लिख लीजिए, तब जल्दी जल्दी लिख लीजिए। ये अभी क्या है हमारा, यानी कि चैप्टर चैप्टर 3 का क्या है, बेसिक बता रहे हैं अभी, बेसिक अभी बता रहे हैं हम। चैप्टर 3 का क्या बता रहे हैं, बेसिक। और हम लोग को आप एक एक चीज़ बता दें आप लोगों को कि 1 तारीख से जो है हम लोग का डेली, यानी कि डेली बुक से क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। प्रत्येक चैप्टर का क्वेश्चन प्रश्नावली बाई प्रश्नावली सॉल्व कराए जाएंगे। तो जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं ऑनलाइन में, वो सभी जल्द से जल्द DMC क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि सबसे पहले हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। बस इतना आपसे निवेदन था। और ये जो बच्चे हो गया हो तो बोल दीजिए, अगर आगे बढ़े हम लोग। हो गया हो तो जल्दी से जल्दी लिखने का प्रयास करें। हो गया? अब हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं, यानी कि समझने के लिए आप लोगों को मैं सब बता दूं, यानी डिफिनेशन लिखवा देता हूं ताकि आप लोग पढ़ के भी समझ सके। यानी कि यक्स और वाई का वह मान, वाई का वह मान जो समीकरण इसको पहले मिटा देते हैं। एक्स और वाई का वह मान जो समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को संतुष्ट करता हो उसे
उसे क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण का हल कहते हैं, रैखिक समीकरण का हल कहते हैं। समझ में आया? यानी कि x और y का वह मान, ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान दें और कॉपी पेन रोजाना लेके बैठें। आप लोग को कोई बोलने वाला है नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग बस मोबाइल चालू करें और वीडियो देखें और आगे चलते बने। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए और सभी टॉपिक को नोट कीजिए, ध्यान से पढ़िए, क्योंकि बोर्ड में अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो अभी से मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। हो गया आप लोगों का? ऑफलाइन वाले बच्चे हो गया? कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो बता दीजिएगा आप लोग। इसी को समझाने के लिए लगाए बाबू। यानी कि x और y का मान जो दिया है वो हम देखे हैं कि इसको संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। यानी कि अगर x और y का मान इस समीकरण में रखे हैं, यानी कि x का मान 2 दिया था 2 रखे हैं, और y का मान -2 दिया था -2 रखे हैं, इन सबको सॉल्व किया है तो पता चला है कि ये जो है वो इस समीकरण को संतुष्ट करता है। संतुष्ट कैसे करता है? क्योंकि दोनों जो पक्ष हैं वो बराबर आते हैं, यानी कि संतुष्ट करता है कि दोनों पक्ष बराबर हैं। इसको क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण का हल कहते हैं। अब समझ में आ गया? कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग तुरंत बता सकते हैं हमको। और थोड़ा अपने कलम की रफ्तार बढ़ा लीजिए, क्योंकि इसमें पेपर में आप लोगों को इतना टाइम नहीं मिलेगा। अगर एक चैप्टर एक टॉपिक को लिखने में इतना समय लगा रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे मिलते हैं आप लोगों को। 3 घंटे में कम से कम नहीं तो 30 से 35 क्वेश्चन करने होंगे, वो भी अपने दिमाग से। तो काफ़ी आप लोग को समय लग सकता है, इसलिए कह रहे हैं कि अपना कलम का रफ्तार बढ़ा लीजिए, अभी से बढ़ा लीजिए अपने कलम का रफ्तार। हो गया हो तो बोलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि जो है ए बराबर कभी भी 0 नहीं होगा, और बी बराबर कभी भी क्या होगा? 0 नहीं होगा। यानी कि ये जो ए है इसका मान कभी भी शून्य नहीं होगा, और ये जो बी है उसका भी मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, और ये जो सी है उसका भी मान कभी भी शून्य नहीं होगा। शून्य क्यों नहीं होगा? वो इसीलिए नहीं होगा, यदि हम यहाँ शून्य रखें तो इन दोनों का जो गुणा करेंगे तो शून्य हो जाएगा। यानी कि ये इस प्रकार समीकरण नहीं रह जाएगा। अगर इन सब शून्य हो जाए तो समीकरण क्या, कहाँ से समीकरण बनेगा? इसलिए इन सब का मान शून्य नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। यानी कि ये क्या कह रहा है? पहले तो हम लोग देख चुके हैं कि ये क्या है, ax + by बराबर 0। ये क्या है? एक समीकरण है। और ये क्या कह रहा है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। यानी कि ये हो गए दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब यहाँ समीकरणों दिया है, समीकरणों यानी कि बहुवचन दिया है, बहुवचन। यानी कि युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा होता है, जोड़ा। युग्म मतलब जोड़ा। यानी कि ये कह रहा है कि अब दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म, यानी कि अब दो समीकरण होंगे। कौन कौन से? एक ये हो गया, अब एक होगा, एक क्या होगा? ए मान लीजिए A1 तथा B1 हो गया। अब होगा A2x + B2y बराबर 0। यानी कि दो समीकरण होंगे, जैसे हम दो समीकरणों का युग्म कहते हैं। यानी कि अब दो समीकरणों का युग्म में दो समीकरण एक साथ आएंगे, उसी को कहते हैं दो समीकरणों का युग्म। दो समीकरणों का युग्म कहते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और नोट नहीं करेंगे तो हम इसका डिफिनेशन लिखवा दे रहे हैं, आप लोग को आसानी होगा।
आसानी होगा, आसाना बोल दिया है ना। आसानी होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। वो फ्लो फ्लो में निकल जा रहा है कभी कभी, क्या करें। अब लोग को देख कर इतनी खुशी हो रही है हमको, कितने दमदार बच्चे हैं हमारे कोचिंग में जो कि एकदम मन से पढ़ाई कर रहे हैं। एक एक हमारे प्यारे साथी हैं, चश्मा लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी नीला चश्मा लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। तो लिख लीजिए इसको, वो छोड़िए, जाने दीजिए, वो बाद की बात है, उनकी मर्जी। अब लिख लीजिए, दो समीकरण वाले समीकरणों का युग्म क्या होता है, यानी कि दो समीकरण, इसमें जो होता है, इसमें दो समीकरणों के युग में, इसमें मुख्य रूप से दो समीकरण एक साथ, यानी कि जोड़ा में आते हैं, जोड़ा में आते हैं। कोई दिक्कत? इसमें मुख्य रूप से दो समीकरण काम में कर रहे हैं। इसके आगे क्यों नहीं, दो समीकरण यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 0 और ए वन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई बराबर 0, यानी कि दो समीकरण क्या है, दोनों एक साथ आएंगे, उसी को समीकरणों का युग्म कहेंगे। में नहीं होगा, वो तो में हो गया, यानी कि इसमें अंदर वाली बात हो गई, बाहर वाली बात हम कर रहे हैं। एक अंदर वाली, एक बाहर वाली, समझ रहे हैं। पूरा इतना गलती कैसे हो गया जी। अब हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल। यानी कि हम लोग आपको बताए हैं रैखिक समीकरणों का हल में कि एक्स और वाई का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करे, उसी को रैखिक समीकरण का हल कहते हैं। यानी कि इसका हल जो है वो दो प्रकार से होता है। दो समीकरणों वाले समीकरणों का हल यानी युग्मों का हल दो प्रकार से होता है। पहला कौन सा है? पहला पहला कौन सा है? आलेखी विधि। और दूसरा कौन सा है? बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि। पहला कौन सा है? आलेखी विधि। और दूसरा कौन सा है? बीजगणितीय विधि। आलेखी मतलब एक ग्राफ आएगा, ग्राफ ऐसे आएगा और इसमें जो होगा 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3, ये अक्ष अक्ष है और ये क्या है? वाई अक्ष। इसमें होगा -1 -2 और -3, यानी कि ऐसे दिया होगा और उसमें दे देगा आपको एक्स प्लस वाई बराबर 3। एक्स और वाई बराबर 3। इस समीकरण को आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए। इस समीकरण को क्या क्या लिखा रहा है यार? समीकरण को आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए। को आलेखी विधि द्वारा हल करें। कुछ भी लिखा जा रहा है। यानी कि ये क्या कह रहा है? एक्स और प्लस वाई को बराबर 3 को आलेखी विधि द्वारा हल करें। पहले हम लोग क्या करेंगे? एक्स का मान निकालेंगे। एक्स का मान निकालेंगे। एक्स का मान यानी कि हम लोग लिखेंगे पहले एक्स बराबर 0 रखने पर समीकरण 1 में, यानी कि अगर x बराबर 0 रख दें तो y बराबर 3, यानी कि y बराबर 3 होगा।
अब इसी में समीकरण 1 में ही y बराबर 0 रख दें तो x बराबर क्या होगा 3। यानी कि अब हम देखेंगे, अब इसमें आलेख खींचेंगे यानी कि रेखा खींचेंगे। y बराबर क्या दिया है 3 दिया है। y बराबर ये क्या हो गया y अक्ष हो गया, y बराबर 3 यानी कि एक बिंदु हो गई, और x बराबर 3 यानी कि ये एक बिंदु हो गई। अब क्या होगा, इसमें एक सीधा रेखा खींच देंगे, ये क्या हो गया आलेख बन गया इसका। यही इसका क्या है आंसर है, यानी कि इसका सिर्फ आलेख खींचना था। ऐसे आप लोग को समीकरण दे देगा और कहेगा आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए। तो अभी हम आप लोग को लास्ट में देंगे कुछ क्वेश्चन जो घर से करके लाइएगा। आप लोग पहले बताइए, इतना समझ में आया आलेखी विधि क्या है, इतना समझ में आया कि नहीं, ये बताइए पहले आप लोग। हाँ, उसी का प्रकार है, उसी का प्रकार दो प्रकार होता है, एक आलेखी विधि से, एक बीजगणितीय विधि से। एक आलेखी विधि से होता है, एक बीजगणितीय विधि से। तो पहले आलेखी विधि आप लोग समझ जाइए, उसके बाद हम आप लोगों को बीजगणितीय विधि समझा रहे हैं। आलेखी विधि में किसी को दिक्कत है? नोट हो गया आप लोगों का? हम पहले क्या किए हैं, पहले जो है इसमें से इन दोनों में से एक का मान निकाले हैं। एक का क्या किए हैं मान निकाले हैं। तो सबसे पहले समीकरण, इसको समीकरण 1 मान लिए हैं और उसमें रखे हैं समीकरण समीकरण 1 में यक्स बराबर क्या रखे हैं 0। तो यक्स बराबर इसमें अगर यहाँ पर लिख दें यक्स बराबर 0 तो क्या होगा वाई बराबर 3, यानी कि वाई बराबर क्या क्या लिखा रहा है यार, वाई बराबर 3। अब हम फिर इसमें लिखे हैं समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, तो हम इसको कर दें एक 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 हो गया y बराबर 3। अब हम लिखे हैं x प्लस वाई का मान 0 बराबर 3, तो क्या हो गया x बराबर 3। यानी कि बस हम इतना ही किए हैं। अब इसका y अक्ष पे तीसरा बिंदु लिखे हैं और x अक्ष पे तीसरा बिंदु, दोनों को मिला दिए हैं, तो वही क्या हो गया उसका आंसर हो गया। अब कोई दिक्कत, आसानी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हम वही काम कर रहे हैं, आप लोगों को आसानी से समझाने का ही काम कर रहे हैं बस। इसीलिए आप लोगों के लिए हम आए हैं कि आप लोग आसानी से समझ जाएं और इधर उधर न भटकें। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं बीजगणितीय विधि के प्रकार। पहले नोट कर लीजिए आप लोग, बीजगणितीय विधि के प्रकार। हो गया। अब इसमें देख लीजिए बीजगणितीय विधि के प्रकार, यानी कि पहला प्रकार, इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार होता है। एक और भी होता है, वो क्या होता है, एक और भी होता है जो हम लोग को पढ़ना नहीं है शायद, वो क्या होता है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि होता है जो हम लोगों को पढ़ना नहीं है, यानी कि हम लोग को सिर्फ ये पढ़ना है, ये दोनों पढ़ना है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। अब इसमें क्या होता है वो हम जानते हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि में क्या होता है वो हम जानेंगे। हाँ यार भाई मीठ गया यार। प्रतिस्थापन विधि में देगा, एक कैसे क्वेश्चन आएगा प्रतिस्थापन विधि से संबंधित। प्रतिस्थापन
मतलब कि विस्थापन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापन को ही प्रतिस्थापन कहते हैं। यानी कि मान लीजिए आप अभी कुछ समय पहले घर पर थे और ठीक वहाँ से प्रस्थान किए हैं तो आ गए हमारे कोचिंग में, हमारे प्यारे से कोचिंग में आप आ चुके हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन कहते हैं। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ गए, इसको क्या कहते हैं? साइंस में बोले तो विस्थापन और गणित में बोले तो प्रतिस्थापन। समझ गए आप लोग? प्रतिस्थापन मतलब एक स्थान से पक्षांतर करके दूसरे स्थान तक ले जाने को प्रतिस्थापन कहते हैं। और विलोपन एक प्रकार का है। विलोपन ये थोड़ा सा मुश्किल होगा मगर उतना मुश्किल नहीं है। पहले आप लोग लिख लीजिए प्रतिस्थापन विधि का डिफिनेशन। प्रतिस्थापन विधि का डिफिनेशन, इसमें समीकरणों के एक तथा एक से अधिक पदों को एक या एक से अधिक पदों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाता है। एक स्थान से एक स्थान दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रतिस्थापित किया जाता है। और अभी आप लोग का पढ़ने का मौका है तो पढ़ लीजिए, क्योंकि बात यह है कि इश्क और मोहब्बत, बात क्या है? इश्क और मोहब्बत यूं ही बदनाम है। क्या है? इश्क और मोहब्बत यूं ही बदनाम है। असली दर्द तो गरीबी, नौकरी और पढ़ाई देती है। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि इश्क और मोहब्बत को ऐसे बदनाम किया जाता है कि इश्क में बहुत ही दर्द मिलता है। सबसे असली दर्द तो गरीबी से मिलता है और नौकरी से मिलता है और पढ़ाई से मिलता है। यानी कि अगर आप समाज में अच्छे व्यक्ति नहीं बने, शिक्षित व्यक्ति और अमीर व्यक्ति न बने तो पूरा समाज आपको बुरी नज़रों से देखता है। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि आप लोगों का अभी समय है तो पढ़ लीजिए, वरना इश्क और मोहब्बत तो वैसे ही बदनाम है। गरीबी और असली दर्द तो गरीबी और क्या देता है? नौकरी देती है। समझ रहे हैं आप लोग? अब देखते हैं विलोपन विधि। क्या देखते हैं? विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या किया जाता है? विलोपन विधि में क्या किया जाता है? विलोपन विधि विलोपन विधि में किया जाता है, मान लीजिए दो समीकरण हो गए, 5x + 3y बराबर 0 समीकरण 1, और 3x + 2y बराबर 0 नहीं होगा, इसमें कुछ मान रख देते हैं 1, और 3x + 2y बराबर 2 समीकरण 2। अब इसमें क्या होता है? इसमें प्रतिस्थापित नहीं करते हैं, इसमें कहते हैं विलोपन करते हैं। यानी कि इसके बराबर क्या मानते हैं? समीकरण 1 में x बराबर 0 रखते हैं। रखने पर x बराबर 0 रखने पर x बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 0 और प्लस 3y बराबर 1। यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा।
अब इसका मान जो है वो हम किस में रख देंगे, इसमें रख सकते हैं। और इसमें अब पहले यक्स का भी मान निकाल लेते हैं हम लोग। अब इसमें समीकरण एक में y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर यानी कि अब क्या हो जाएगा, x बराबर 1/5। क्या हो जाएगा, x बराबर 1/5। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो यहाँ बता दें हम, तो 5x बराबर प्लस 5x प्लस 3y का मान 0 हो जाएगा, तो बचेगा 1, x बचेगा। अब इसको भाग गुणे में है तो भाग में करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। वही हम यहाँ लिखे हैं, x बराबर 1/5। अब इसका क्या करेंगे, इन दोनों का मान तो आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, समीकरण 2 में इन दोनों का मान रख देते हैं, यानी कि 3x, x के ऊपर क्या है 1/5। अब प्लस में दिया है, समीकरण 2 में मान रख रहे हैं, समीकरण 2 में मान रख रहे हैं। और क्या दिया है, 2y का मान क्या दिया है 1/3 बराबर 2। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3/5 प्लस 2/3 बराबर 2। यानी कि अब क्या होगा, 2/3 है, सॉरी यार, 3 है। अब इसका लॉस क्या होगा, 15 होगा। यानी कि 3, यहाँ क्या होगा 3 बार में कटेगा 6, प्लस यहाँ क्या होगा 5 बार में कटेगा, क्या होगा 10 होगा, बराबर 2। अब होगा इसमें, यहाँ आगे लिख देते हैं, क्या ऐसे गलत है, वैसे 3 त्रिकोण यार, यहाँ देखो 5 या 15, 3 त्रिक, हाँ सही है, सॉरी यार गलती हो जा रहा है, बार बार गलती हो रहा है। नो, अब सही है। कम से कम इतना तो होशियार हो ही कि बता सकते हो क्या गलत हुआ है, बराबर 2। अब हो गया 19/15 बराबर 2। यानी कि ये क्या है, ये सवाल हमारा गलत है। ये सवाल क्या कि हम लोग गलत किए हैं और ये हम अपने मन से बनाए इसलिए गलत हो गया। अगर किताब में हम आपको सॉल्व कराएंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन सही आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन क्या होंगे, सही होंगे। बस हम आप लोगों को समझाने के लिए बताए हैं। तो 0 रखेंगे तभी नहीं 0 होगा, इसको हम 0 बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हमारा मेन लक्ष्य क्या है, इसमें से दोनों में से किसी एक को 0 बनाना, मेन लक्ष्य हमारा। तो जी पहले समझिए, पहली बात क्या है, पहले इसमें से अगर एक को हम 0 बना दें, इसमें से या इसको 0 बना दे या इसको, तो अगर हम इसको 0 बना रहे हैं तो y का मान निकल रहा है, y का मान निकला है, इसको 0 बनाया है तो। अब अगर दूसरा, पहले y का मान निकाल लिए हैं, ये जो आया है, अब हम y का मान रखेंगे, y का मान अगर 0 रखेंगे तब x का मान निकलेगा। यानी कि हम दोनों को एक प्रकार से अलग अलग करके 0 बनाए हैं, यानी कि दोनों का क्या है, दोनों का मान निकाल सकें, इसलिए हम पारी पारा से दोनों को 0 बनाए हैं। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं कि एक बार और समझाएं? नहीं अगर समझ में आ रहा है तो हम जब आपको सॉल्व कराएंगे तो अच्छे से समझा देंगे, और सॉल्व कराएंगे तो अच्छे से समझा देंगे। पहले आप लोग देख लीजिए, देख नहीं लीजिए, अगले क्लास में देखिएगा आप लोग, क्योंकि टाइम हो चुका है। और कल हम अगला क्लास लेके आएंगे तो उसमें आप लोग को अच्छे से समझा देंगे। ये मुख्य जो बातें, इन सबको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे संबंधित बोर्ड में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इसको हम आप लोग को अगले क्लास में समझाएंगे। आज के लिए बस इतना है, इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। सभी बच्चों से निवेदन है कि इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो कमेंट करना ना भूलें और अच्छे से शेयर कर दें। धन्यवाद।